नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत में और गिरावट को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल मंगलवार 22 अगस्त को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देशवासियों के लिए यह बहुत चिंता की बात है कि भारतीय करेंसी की कीमत और गिर गई है। आज $1 83.13 रुपए का हो गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और $1 59 रुपए तक हो गया था, तब उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है, लेकिन आज बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी की डिमांड लगातार कम हो रही है क्योंकि हम भारी मात्रा में सामान विदेशों से खरीद रहे हैं। आप प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय रुपए की कीमत तो तभी बढ़ेगी जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, व्यापारियों को लाइसेंस राज से मुक्ति मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा सच साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए। पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि भारत का मुकाबला और बराबरी विकसित देशों से होनी चाहिए। आज एक यूएसडी की कीमत चीन के 7.02 युआन के बराबर है, जबकि एक यूएसडी की कीमत 83.13 भारतीय रुपए के बराबर पहुंच गई है। यह अब तक का सबसे खराब आंकड़ा है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, बल्कि यह देश के हर नागरिक से जुड़ा मसला है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 21 अगस्त को कोलकाता में हुई ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन वे विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाते हैं। सीएम बनर्जी ने कहा कि हमारे लोगों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। कल भी सारी रात यही हुआ, किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे एक वकील से इसका पता चला कि अभिषेक बनर्जी परसों ही घर आए और अचानक ईडी 4-5 जगहों पर पहुंच गई। मुझे बताया गया कि वे सुबह 6 बजे घर से निकली। आपको बता दें कि टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला तस्करी घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। अभिषेक और उनकी पत्नी से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही टीएमसी के कई दूसरे नेता भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं और जेल जा चुके हैं। फिर मंगलवार को एक बैठक में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई मेरे घर आता है या मैं आपके घर पुलिस भेजती हूँ, कानून क्या कहता है, उनके पास वारंट होना चाहिए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर अवैध गतिविधि का आरोप लगाया और कहा कि वे घरों में ताला तोड़कर घुस रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे। अगर कोई घर पर नहीं है और घर बंद है, यहाँ तक कि अगर कोई चाय बनाने के लिए भी है तो उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं। अंदर जाने के बाद कोई गवाह नहीं है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने साक्ष्य प्लांट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि आप कोई विस्फोटक नहीं रख रहे, आप घर में बंदूक नहीं रख रहे या आप एक बक्से में करोड़ों रुपए लेकर नहीं जा रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए जाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि अभिनेता रजनीकांत इसके पीछे वजह बता चुके हैं, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच मामले पर तमिलनाडु बीजेपी नेता अन्नामलाई ने मंगलवार 22 अगस्त को रजनीकांत का समर्थन किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता ने कहा कि रजनीकांत सम्मान दिखा रहे थे। योगी जी गोरखपुर मठ के प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में लोग उन्हें महाराज कहते हैं। ऐसे में अगर रजनीकांत उनके पैर छूते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे से कम है। ये केवल यह दिखाता है कि रजनीकांत योगी जी और उनकी आध्यात्मिकता का सम्मान करते हैं। उन्होंने केवल सीएम योगी के प्रति अपना प्यार और स्नेह दिखाया है। अन्नामलाई ने आगे कहा कि अगर कुछ बेरोजगार राजनीतिक दल और उनके नेता हर चीज की आलोचना करना शुरू कर देंगे तो इसका कभी अंत नहीं हो सकता। अन्नामलाई ने यह भी दावा किया कि तमिलनाडु में मंत्री मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पैरों में गिर रहे हैं। हाल ही में हमने मंत्रियों को सीएम एमके स्टालिन के पैरों में गिरते हुए देखा है। दरअसल रजनीकांत की योगी आदित्यनाथ के पैर छूने को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसे लेकर कुछ लोगों ने अपने से छोटे व्यक्ति के पैर छूने के लिए उनकी आलोचना की, तो कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि इससे योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी के प्रति रजनीकांत की निष्ठा का पता चलता है। हालांकि तमिल सुपरस्टार ने बाद में बताया कि योगियों या सन्यासियों की उम्र की परवाह किए बिना उनके पैर छूकर सम्मान दिखाना उनकी पुरानी आदत है। भारत के मिशन मून का सपना आज पूरा होने जा रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत इतिहास रचने के लिए तैयार है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तीसरे मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज बुधवार 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ऐसा करते ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रच देगा। आपको बता दें कि भारत से पहले चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, रूस और चीन भी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर नहीं हुई है। इसरो ने कल मंगलवार 22 अगस्त को जानकारी देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 मिशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में उत्साह का माहौल है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का सीधा प्रसारण आज बुधवार शाम 5:20 से शुरू किया जाएगा। साथ ही बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इसरो अधिकारियों सहित कई लोगों ने 17 मिनट का खौफ करार दिया है। लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया स्वायत्त होगी, जिसके तहत लैंडर को अपने इंजन को सही समय और उचित ऊंचाई पर चालू करना होगा, उसे सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा और अंततः नीचे उतरने से पहले यह पता लगाना होगा कि किसी प्रकार की बाधा या पहाड़ी क्षेत्र या गड्ढा ना हो। वहीं आज बुधवार 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का पूरा देश उत्साह के साथ इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जिम्बाब्वे के पूर्व ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक का कैंसर की बीमारी के चलते 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बता दें कि वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। 49 वर्षीय स्ट्रीक ने साल 2005 में 31 वर्ष की आयु में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। स्ट्रीक अभी भी 100 से अधिक टेस्ट विकेट और 200 से अधिक वनडे विकेट लेने वाले जिम्बाब्वे के एकमात्र गेंदबाज थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पर हैं और आज बुधवार 23 अगस्त को वह कारगिल जिले के जांस्कर तहसील जाएंगे और गुरुवार को कारगिल शहर में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद और लेह में विपक्ष के नेता छेरिंग नामग्याल ने पीटीआई भाषा को बताया कि राहुल गांधी सोमवार को मोटरसाइकिल से नुब्रा घाटी से लेह वापस लौटे और शाम को मुख्य बाजार में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता 17 अगस्त को लद्दाख पहुंचे थे और अपनी इस एक हफ्ते की यात्रा में उनका कारगिल जाने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि भारत जोड़ो हर भारतीय के दिल और दिमाग में गहराई से बस गया है। लेह की सड़कों पर गूंजता भारत माता की जय का नारा इस एकता का मजबूत उदाहरण है। स्नेह और सौहार्द से भरी इस आवाज को कोई ताकत नहीं दबा सकती। इसके साथ इन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर की। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने मुख्य बाजार में सड़क किनारे बैठे कुछ फल विक्रेताओं के पास जाकर उनसे महंगाई के बीच उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। आपको बता दें कि लद्दाख में राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां वे बाइक राइड करते हुए भी नजर आए। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। कांग्रेस ने सोमवार को फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, मोहब्बत की दुकान लद्दाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने 10 सालों में हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट आयोजित हुआ था तो विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। इस दौरान ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आशा की नई किरण के रूप में उभरा था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, तनाव और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में भी ब्रिक्स देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बाद भी भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी मेजर अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का देश हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।